हेलो एवरीवन, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस समय हम इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा कि किस प्रकार से एनर्जी बैंड्स ठोसों में बनते हैं, जिसमें हमने चालन बैंड, बैलेंस बैंड इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि दोनों जो बैंड्स हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी निषिद्ध ऊर्जा, जिसे कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा क्षेत्र। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जो अर्धचालक होते हैं, ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर जिसे कहते हो, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपके पास आता है निज अर्धचालक, और जो दूसरा आता है उसे बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक अंग्रेजी में कहते हैं इसे प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करें निज अर्धचालक क्या है, निज अर्धचालक यानी प्योर सेमीकंडक्टर, तो जो शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं उनको कहते हैं हम निज अर्धचालक। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो अर्धचालक होते हैं अपने शुद्ध रूप में, अपने शुद्ध रूप में, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये निज अर्धचालक कहलाते हैं। देखो, जर्मेनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 32 और सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 14। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और इस तरह से आपके पास 6, 4, 10, 2, 12 और 6, 18 हो गए। 3d10, 4s2 और 4p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ऐसे सिलिकॉन का लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p2, क्योंकि यहाँ पर 2, 2, 4, 6, 4, 10 और 4, 14, ठीक है, इस तरह से हो गए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाह्यतम कोष जो है ये, और यहाँ ये तीसरा कोष जिसे आप संयोजी कोष कहोगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ऐसे इसमें भी 2 और 2, 4, यानी कि संयोजी कोष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब जो निज अर्धचालक हैं, जो अर्धचालक हैं, उनकी संयोजकता 4 होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यहाँ से हमें पता चला कि इनकी संयोजकता कितनी है, 4। नाउ अब अगर हम इसका क्रिस्टल जालक देखें कैसा बनेगा, तो क्रिस्टल जालक के लिए अपने पास मान लीजिए कि कोई एक जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु है, तो संयोजकता 4 है। इसका मतलब इसके सेंटर पर, न्यूक्लियस पर +4 आवेश होगा, और इस परमाणु के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार बगल का परमाणु, यहाँ पर भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी +4। ये हम बात कर रहे हैं परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप, यानी जिसे आप 0 केल्विन कहते हो पर। 0 केल्विन पर इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? देखो,
प्रत्येक जितने भी जर्मेनियम के या सिलिकॉन के परमाणु होंगे, प्रत्येक परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर जो इसके पड़ोस में जो परमाणु है उससे साझा करके इस तरह से सहसंयोजक आबंध बना लेंगे। ये इस तरह से, ये बगल वाले से ऐसे बनाते चले जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 केल्विन पर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो फ्री हो, सब के सब इस बॉन्ड में सहसंयोजक बंध में बंध गए। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो यहाँ पर 0 केल्विन पर हम देख रहे हैं कि जितने भी परमाणु हैं उन सभी के जो इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, वो पड़ोस वाले आसपास वाले जो परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉनों से साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसके कारण कंडक्शन हो सके, वैद्युत चालन हो सके। तो हमने क्या देखा, परम शून्य ताप पर आवेश वाहक नहीं। ठीक है, जो आवेश वाहक हैं वो नहीं है। आवेश वाहक अनुपलब्ध। तो जब अनुपलब्ध है इसका मतलब क्या पता चला कि ये परम शून्य ताप पर कैसा व्यवहार करेंगे, परम शून्य ताप पर ये अचालक की तरह व्यवहार करेंगे। अतः 0 केल्विन पर जो निज अर्धचालक हैं, निज अर्धचालक अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब देखो जब टेम्परेचर बढ़ा, जैसे मान ले कि कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे का ताप यानी कि 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा कि ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मा के कारण कोई बॉन्ड टूटेगा। अगर बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, देखो जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो यहाँ पर क्या जनरेट हो गया, एक खाली स्पेस। इस खाली स्पेस का नाम रखा गया है कोटर। कोटर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के जैसा, बस इस पर आवेश जो होगा वो धनावेश होगा और ये कैसा है आपके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये कब होगा, ये होगा 300 केल्विन पर। ठीक है, तो 300 केल्विन पर हमने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हुआ, साथ ही उसने एक स्पेस छोड़ा, उसको कोटर कहा जाता है या धनावेश कहा जाता है, अंग्रेजी में होल्स कहते हैं। अब जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाओगे इस पर, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इस खाली स्पेस में इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो ये जगह खाली हो गया, तो कोटर यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष कोटर गति करता रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि देखो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही कोटर जनरेट होंगे, यानी कमरे के ताप पर क्या होता है कि कुछ सहसंयोजक बॉन्ड टूट जाते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म क्या हो जाएंगे, इसमें जनरेट हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। तो कमरे के ताप पर सहसंयोजक आबंध टूटने से इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म, यहाँ ध्यान रखना मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रही, मुक्त इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्सर्जित होते हैं।
जो क्या करेंगे, आवेश वाहकों का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज़्यादा यहाँ पर इसके जो आबंध है वो टूटेंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल युग्म यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म जनरेट होंगे और उतने ज़्यादा इसकी चालकता बढ़ती जाएगी। मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसकी चालकता बढ़ती है। तो ध्यान रखना, ताप बढ़ने पर चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें हमको पता चल रहा है कि ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ रही है। कैसे बढ़ेगी, तो उसके लिए याद रखना, यहाँ पर पहली बात, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कोटरों की संख्या बराबर होगी, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा उतने कोटर होगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इन दोनों का अगर गुणा करोगे तो Ni² के बराबर होगा। इसे कहते हैं, Ni का मतलब है यहाँ पर, ये कहलाता है निज आवेश वाहक, निज आवेश वाहक। तो निज आवेश वाहकों की संख्या का वर्ग जो है ये इलेक्ट्रॉनों और कोटरों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ये एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों या कोटरों की संख्या है। ताप पर कैसे निर्भर करता है, जो ये Ni है ये समानुपाती होता है e⁻⁻ का Eg/2kT। ठीक है, यानी कि निज आवेश वाहक जो हैं उनकी संख्या वो इस प्रकार निर्भर करती है। यहाँ पर Eg ये क्या है, ये कहलाता है निषिद्ध ऊर्जा गैप, निषिद्ध ऊर्जा रिक्त, फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसे कहते हैं। और यहाँ K जो है, K कहलाता है बोल्ट्जमैन नियतांक। T यहाँ पर ताप है। ठीक है, इस तरह ताप बढ़ने पर जो यहाँ पर निज आवेश वाहकों की जो संख्या है एकांक आयतन में, या निज आवेश वाहक जो हैं उनका घनत्व एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे Ni का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये नीचे है, यहाँ अपॉन में T है। अपॉन में T का मतलब समझते हैं कि इसकी वैल्यू घटेगी, बट माइनस लगने की वजह से ये बढ़ेगी। ओके, तो इस तरह से हमने ये देखा। तो एक बात और याद रखिए कि 300 केल्विन पर यानी कमरे के ताप पर 10⁹ परमाणुओं में केवल एक सहसंयोजक बंध टूटता है, केवल एक ही सहसंयोजक बंध टूटेगा। तो जब एक ही सहसंयोजक बंध टूटेगा, इसका मतलब बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होल के युग्म जो हैं वो उपस्थित होंगे। इस वजह से इसका कोई भी व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, अतः इनका व्यवहारिक उपयोग नहीं है, व्यवहारिक उपयोग नहीं है। ठीक है, बाह्य अर्धचालक की बात करें
क्योंकि निज अर्धचालकों की बात जब करते हैं तो निज अर्धचालकों में हम देख रहे हैं उनकी चालकता जो ताप पर निर्भर करती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कमरे के ताप पर 10⁹ परमाणुओं में से केवल एक आवन टूटता, यानी बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन और होली जनरेट होते हैं। इस वजह से उनका व्यवहारिक उपयोग नहीं है। तो व्यवहारिक उपयोग लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी चालकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं, ठीक है, और अपद्रव्य मिलाने के बाद उसकी चालकता बढ़ जाती है। और ऐसे अर्धचालकों को हम कहेंगे बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक या अपमिश्रित अर्धचालक। ओके, तो बाह्य अर्धचालक का मतलब क्या है, आप क्या करो, निज अर्धचालकों में अपमिश्रण मिला देते हैं या अपद्रव्य मिलाते हैं। निज अर्धचालकों में 5 या 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिश्रित कर देने से जो इनकी चालकता है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। जब इनकी चालकता बढ़ गई तो ऐसे जो अर्धचालक होंगे उनको हम कहते हैं बाह्य अर्धचालक। ठीक है, तो ऐसे अर्धचालक को हम क्या कहेंगे, या इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अपद्रव्य है वो जो मिश्रित किया जा रहा है वो दो प्रकार का, एक तो 5 संयोजकता वाला और एक है 3 संयोजकता वाला। तो अगर हम बात करें 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य, तो संयोजकता पांच वाले अपद्रव्य जिनकी संयोजकता 5 है, तो ऐसे अपद्रव्य को अगर आप देखते हैं तो जैसे आता है आपके पास फास्फोरस। फास्फोरस की संयोजकता 5 होती है। इसी प्रकार से है आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत आदि। ये सब 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य हैं। इसी प्रकार संयोजकता 3 वाले की बात करें, संयोजकता 3 वाले अपद्रव्य ये आते हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिसकी संयोजकता 3 होती है। एल्यूमिनियम के अलावा और भी आपके पास आ जाएंगे जिनकी संयोजकता 3 हो, जैसे बोरान आता है, एल्यूमिनियम, बोरान आदि। ये सब 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य होते हैं। तो हमने देखा कि ये अपद्रव्य 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक जिनकी संयोजकता 5 है और एक संयोजकता जिनकी 3 है। इनको अपमिश्रित या अपमिश्रण कहा जाता है, और इस प्रकार के बाह्य अर्धचालक को कहते हैं अपमिश्रण अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। तो अगर अपद्रव्य 2 प्रकार का है तो जो बाह्य अर्धचालक बना वो भी 2 प्रकार का होता है। तो हमें पता है जो बाह्य अर्धचालक होते हैं, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। क्योंकि अपद्रव्य 2 प्रकार के हैं तो ये भी 2 प्रकार के होंगे। एक कहलाता है एन टाइप और दूसरा कहलाता है पी टाइप। ठीक है,
एक बात याद रखना, जब आप द्रव्य मिलाते हो ना तो होता क्या है, अगर 10 का घात 8 10 के घात 8 परमाणु हैं किसके, जर्मेनियम के, जर्मेनियम के 10 के घात 8 परमाणुओं में एक अपद्रव्य मिलाने से जो इसकी चालकता है 16 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, 10 के घात 8 परमाणु में अगर एक अपद्रव्य का परमाणु मिल गया तो ऐसे केस में जर्मेनियम की जो चालकता है वो 16 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक एक की बात करते हैं। पहले हम एन टाइप की बात कर लें, फिर बाद में हम पी टाइप की बात करेंगे। अगर बात करते हैं एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक की बात करें, वो भी बाह्य अर्धचालक है ये। अगर आप निज अर्धचालकों में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हो तो फिर वो परमाणु जो है वो क्या करेगा, जितने भी जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु थे उनमें से एक को हटाकर उसकी जगह वो स्थान ले लेगा। लेने के बाद क्या होता है ये देखते हैं। तो एन टाइप के जो बाह्य अर्धचालक हैं, यदि शुद्ध अर्धचालक यानी शुद्ध जर्मेनियम या क्रिस्टॉन या सिलिकॉन, जर्मेनियम या सिलिकॉन में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिश्रित करते हैं तो यह अपद्रव्य किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु का स्थान ले लेता है। कैसे? अगर हम इसके क्रिस्टल जालक को देखें तो यहाँ पर ये +4 +4 +4 ये संयोजकता वाले, यहाँ पर मैं परम शून्य ताप पर बात कर रहा हूँ और यहाँ बीच में इसके प्लेस पर ये 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य आ गया। तो इन सब के आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट इसके पास क्या होगा ना, इसके पास 5 होगा, 1 2 इधर 3 इधर 4 और एक कोई ये 5वां। तो ये क्या करेगा, ये तो सहसंयोजक आबंध बना लेगा, ये अपने बगल वाले से बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, यही आपका अपद्रव्य है, ध्यान रखना। यहाँ से आपको ये 4 के 4 तो संयोजक आबंध बना लेते हैं, बट ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें क्या करेगा, ये आवेश वाहक का कार्य करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर हम बात करें, ये परम शून्य ताप पर बनाया है हमने, परम शून्य ताप पर। तो परम शून्य ताप पर भी हम देख रहे हैं इसमें आवेश वाहक मौजूद है। आवेश वाहक मौजूद है इसलिए इसमें वैद्युत चालन हो सकता है। ठीक है, ये परमाणु क्या कर रहा है, ये आवेश वाहक को प्रदान कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ताकि चालकता बढ़ जाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं दाता परमाणु।
ठीक है, डोनर एटम कहते हैं इसको। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो मुख्य आवेश वाहक है वो कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनका नाम रखा गया एन टाइप अर्धचालक। समझ में आया? तो हमने देखा कि ये किसी जर्मेनियम में सिलिकॉन के परमाणु का स्थान ले लेता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मुख्य आवेश वाहक हैं, आवेश वाहक कौन है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जिन पर ऋणावेश होता है। इसीलिए इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, नोट कर लें एक बार। तो हम क्या देख रहे हैं कि एन टाइप बाह्य अर्धचालकों में पहला चीज, जो मुख्य आवेश वाहक हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। मुख्य आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, इस बार देखो इसमें मुख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब यहाँ पर Ne जो होगा वो ज़्यादा होगा NH से। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कोटरों की संख्या से अधिक होगी। तीसरी बात याद रखना, Ne और NH का फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह Ni² के बराबर रहेगा। फिर याद रखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें इनकी जो चालकता है इस बार ताप पर निर्भर नहीं कर रही है। 0 केल्विन पर भी इसमें आवेश वाहक उपलब्ध रहते हैं। तो जो चालकता है वो ताप पर निर्भर नहीं है। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि ताप बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी, नहीं, ताप बढ़ाओगे तो चालकता भी बढ़ जाएगी, इनकी थोड़ा बहुत तो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे कि 0 केल्विन पर ये अचालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो ये अब अचालक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। 0 केल्विन पर भी ये अर्धचालक की तरह व्यवहार करेंगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये चालक की तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसका मतलब अब इसका व्यवहारिक उपयोग हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल की बात करें, देखो इसमें अगर हम एनर्जी की बात करें, ये एनर्जी है, एक ये नीचे एनर्जी लेवल, एक ऊपर। इसको बोलते हैं हम संयोजी बैंड, और ऊपर जो है इसको बोलते हैं हम चालन बैंड। हमको पता है कि जो चालन बैंड होता है ना, चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब इसमें अपद्रव्य मिला दिया गया तो मिलाने के बाद ये जो एनर्जी लेवल था, एनर्जी का जो गैप था, यहाँ पर जो एनर्जी थी वो EV थी।
यहाँ की एनर्जी EC थी, तो अब ये एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ध्यान रखना ये जो लेवल है ये डोनर लेवल है, यानी दाता स्तर है, दाता ऊर्जा स्तर। जो आपने यहाँ पर अपद्रव्य मिलाया है उस अपद्रव्य का ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो इसे ED से लिख दें अगर डोनर लेवल होता है। ये जो डोनर लेवल है ये जो इसकी एनर्जी होती, अब इनके बीच का गैप देखो बहुत कम हो गया। इस केस में गैप, यहाँ से गैप नहीं, क्योंकि ये लेवल आ चुका ना, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाना है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, इस दाता ऊर्जा स्तर से जाएगा। और इस दाता ऊर्जा स्तर में कौन उपलब्ध है, जो इसमें उपलब्ध हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। ओके, तो ये बैंड एनर्जी गैप अब बहुत कम हो जाएगा। थोड़ी सी ऊर्जा मिले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, यानी इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो अब यहाँ पर जो एनर्जी गैप बचेगा वो अगर जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन की बात करेंगे अगर, सिलिकॉन के लिए ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब केवल इतने ऊर्जा की आवश्यकता है जिससे इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ डोनर लेवल से इस चालन बैंड में चला जाए, ठीक है। अब देखो संयोजी बैंड से बहुत ही कम ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा पाएंगे वहाँ पर, इसलिए इसमें बहुत कम मात्रा में ये कोटर उपलब्ध होंगे। ये क्या है, कोटर। क्यों कम उपलब्ध होंगे, क्योंकि जितने के जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना वो सब के सब कहाँ से आ रहे हैं, इस डोनर लेवल से जा रहे हैं चालन बैंड में। इस वजह से इसमें से कहीं एक आध चला गया तो चला गया, तो इस वजह से ये कोटर जो है ये माइनॉरिटी कैरियर्स के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें कहते हैं गौड़ आवेशवाहक या अल्पसंख्यक आवेशवाहक। ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है, ऊर्जा स्तर आरेख है एन टाइप के अर्धचालकों का। ये क्या है, एन टाइप अर्धचालकों का ऊर्जा स्तर आरेख। क्लियर है। नाउ अब हम अगले टाइप पर आ रहे हैं। अगला जो अपना टाइप है उसे कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप में क्या होगा, इसको हटा दें पहले। पी टाइप अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक अगर आप शुद्ध अर्धचालकों में जो निज अर्धचालक हैं उसमें 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हो तो जो आपको मिलेगा अर्धचालक वो हो जाएगा पी टाइप अर्धचालक। कैसे होगा, यदि शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कैसे, अगर इसके क्रिस्टल से हम समझे, क्रिस्टल जालक इसका कैसा बनेगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। क्रिस्टल जालक यहाँ पर आपके पास 4 संयोजकता वाले अर्धचालक के परमाणु हैं और एक परमाणु को रिप्लेस कर देता है ये 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य इस तरह से, तो इसके पास केवल आसपास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
और इन सब के पास 4 4 होंगे। इस प्रकार से। तो ये क्या करेगा, इससे सहसंयोजी आबंध बना लेगा, ये बना लेगा, ये अपने बगल वाले से, ये भी बगल वाले से, इस तरह से सहसंयोजक आबंध बन जाएंगे। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस स्थान पे इलेक्ट्रॉन नहीं उपलब्ध है जिससे सहसंयोजक आबंध बन सके। तो यहाँ पर एक रिक्त स्थान बन जाएगा और इस रिक्त स्थान का नाम होगा कोटर। कोटर का मतलब धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह ही, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश रखता है। अब ये कोटर है स्पेस, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र आपने लगाया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस कोटर में आ जाएंगे, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो यहाँ पर खाली स्पेस बन जाएगा। ऐसे ही खाली स्पेस फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यहाँ पर भर जाएगा, फिर वहाँ कोटर बन जाएगा। इस तरह से पूरे क्रिस्टल में एक कोटर चलते रहेंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मुख्य आवेश वाहक है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इस वाले अपद्रव्य परमाणु को कहते हैं ग्राही परमाणु। ग्राही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, जो आवेश वाहक हैं इसके आवेश वाहक तो कोटर हैं, लेकिन ये क्या करता है, चालकता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का काम करता है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्राही परमाणु, एक्सेप्टर एटम कहते हैं। ठीक है, ये आपके 0 केल्विन की बात है। तो इस प्रकार इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो कोटर हैं ये यहाँ पर मुख्य आवेश वाहक हो गए, मुख्य आवेश वाहक। मुख्य आवेश वाहक कोटर हैं, और कोटर कैसे होते, धनावेशित होते। इनके धनावेशित होने के कारण, धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। समझ में आया? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो मुख्य आवेश वाहक हैं, मुख्य आवेश वाहक कोटर हैं, कोटर हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक, इसीलिए इन्हें पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। ओके। दूसरी बात, इस बार देखो यहाँ पर होल्स की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, यानी इस बार Ne कम होगा इससे NH से। तीसरी बात, इन दोनों का गुणा करोगे तो अब भी वही बना रहेगा Ni², नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, ये मेंटेन रहेगा हमेशा। ठीक है, और अब इनका व्यवहारिक उपयोग है। ठीक है, यहाँ पर परम शून्य ताप पर भी यहाँ पर आवेश वाहक उपलब्ध हैं, इसलिए इसका व्यवहारिक उपयोग है, यानी ये इनका व्यवहारिक उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, क्रिस्टल अगर देखेंगे इसका, तो इसमें पहले एनर्जी लेवल की बात करें, ये एनर्जी है, ये आपके पास हो गया बैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड, और ये हमने दिखा दिया ये कंडक्शन बैंड है, ये इनके बीच का एनर्जी गैप है। चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप इसमें अपद्रव्य मिलाते हो तो कौन बढ़ रहा है, कोटर बढ़ रहे हैं। कोटर किस में उपलब्ध होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं, इसलिए बैलेंस बैंड के करीब ये लेवल आ जाएगा। ये एनर्जी लेवल है बैलेंस बैंड की, ये एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड की, और ये एनर्जी लेवल जो है यहाँ पर इसको ग्राही परमाणु कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्टर लेवल कहा जाता है।
अब इनके बीच का जो एनर्जी, ये ध्यान रखना, ये ग्राही ऊर्जा स्तर है। इनके बीच का अब ये जो गैप बचा है, ये गैप अगर हम बात करेंगे ये जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये गैप सिलिकॉन की बात करेंगे तो ये बनेगा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाओगे तो क्या होगा, इस बार जो होल्स आएंगे वो होल्स कहाँ से होंगे, यहाँ से। ठीक है। ये जो ग्राही ऊर्जा स्तर है यहाँ से होंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर होल्स की संख्या ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होंगे। ठीक है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत कम ही बैंड हैं जो यहाँ से टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार इसमें हम देख रहे हैं कि होल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ये इसका ऊर्जा स्तर आरेख है। ये पी टाइप अर्धचालक के लिए, अर्धचालकों के लिए का ऊर्जा स्तर आरेख। यहाँ पर मुख्य आवेश वाहक कोटर हैं, लेकिन मुख्य आवेश वाहक को आप बहुसंख्यक आवेश वाहक भी कहते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक। अगर अल्पसंख्यक आवेश वाहक की बात करेंगे तो इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर क्रिस्टल बात करें, क्रिस्टल में कैसे होंगे, तो अगर मैं यहाँ एन टाइप की बात करूं, एक एन टाइप का क्रिस्टल बनाते हैं और एक पी टाइप का। एट रूम टेम्परेचर की बात हो रही है तो एन टाइप का ये क्रिस्टल है। एन टाइप में आपको पता है कि जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में, और पी टाइप में कोटर। यानी कि एन टाइप में जो गतिशील हैं, गतिशील कौन है, इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में गतिशील कौन है, कोटर। तो अगर इलेक्ट्रॉन गतिशील हैं तो वो किसके साथ कंबाइंड रहेंगे, वो कोटरों के साथ, यानी धनावेश का साथ, धनायन के साथ। ये जैसे इस क्रिस्टल के ये धनायन हैं, इन धनायन के साथ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंबाइंड रहेंगे। ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। और अगर पी टाइप होगा, पी टाइप में चलनशील कौन होते हैं, कोटर होते हैं, तो ये ऋणायनों के साथ कंबाइंड रहेंगे। ये ऋणायन हैं और इनके साथ ये कोटर कंबाइंड रहेंगे। ठीक है। ये हैं इलेक्ट्रॉन और ये क्या हैं, कोटर। ये आपके पास है धनायन और ये है ऋणायन। ठीक है। जो चलनशील हैं उनको छोटे वाले से दिखाया गया है। एन टाइप में चलनशील मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है फील्ड सर्कल के द्वारा। और पी टाइप में जो चलनशील हैं वो कोटर हैं, होल्स हैं, इसलिए उनको दिखाया गया छोटे सर्कल से। तो इस तरह से हमने पी टाइप और एन टाइप को पढ़ा, और इसमें हमने देखा कि इनकी जो चालकता है अब ताप पर निर्भर नहीं करती है, परम शून्य ताप पर भी ये चालक की तरह, यानी इसमें वैद्युत चालन हो सकता है, चालक की तरह नहीं, लेकिन ये वैद्युत चालन इनमें संभव है। इस वजह से अब इसका हम व्यवहारिक उपयोग कर लेंगे, और व्यवहारिक उपयोग करने के बाद अब हम इसका डिवाइस बना सकते हैं। अगर हम निज अर्धचालकों का बनाते हैं तो निज अर्धचालकों की जो चालकता है वो ताप पर निर्भर कर रही है, और जब ताप पर निर्भर कर रही है तो हम ऐसा डिवाइस नहीं बनाएंगे जो ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करे, कम टेम्परेचर पर काम ना करे। इसलिए हम उसकी चालकता इस प्रकार बढ़ा लेते हैं
3 संयोजकता या 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिला देंगे उसमें और उसकी चालकता बढ़ जाएगी। 5 संयोजकता वाला मिलाओगे तो उसमें मुख्य आवेश वाहक जो बनेंगे वो इलेक्ट्रॉन बनेंगे, जिनकी आवेश जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए उनको एन टाइप बोलेंगे। और अगर 3 संयोजकता वाला मिलाओगे तो 3 संयोजकता वाले में जो आवेश वाहक बनेंगे वो कोटर बनेंगे। कोटर धनावेशित होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं इसलिए उनको पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, तो आइए अब पहला डिवाइस हम तैयार करते हैं। तो अपनी पहली युक्ति यानी पहली जो डिवाइस है वो पी एन संधि डायोड है। पी एन संधि डायोड एक ऐसी डिवाइस है ना, उसको एक तरफ से इधर आपने प्लस किया इधर माइनस किया तो ये करंट पास होने देगा, उल्टा करके लगा दिया तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, करंट पास नहीं होने देगा। ठीक है, फंडामेंटल डिवाइस है। पी एन संधि डायोड होता क्या है, अगर हम एक पी टाइप का क्रिस्टल और एक एन टाइप का क्रिस्टल लें, उनको इस प्रकार जोड़े कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यूअस बना रहे, सतत रूप से बना रहे, तो उस जो रिजल्टेंट जो आपके पास डिवाइस बनेगी उस डिवाइस का ही नाम क्या है, पी एन संधि डायोड। प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है कि हम एक पी टाइप का क्रिस्टल लें और एक एन टाइप का क्रिस्टल लें, उनको जोड़ दें और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस बना रहे, सतत रूप से बना रहे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी आ ही जाएगी, एकदम सतत रूप से नहीं बन सकता। इसलिए एक दूसरा तरीका अपनाया गया। व्यवहार में हम कैसे पी एन संधि डायोड को बनाएं, तो एक निज अर्धचालक लीजिए, उसके एक तरफ 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला दीजिए और दूसरे तरफ हम यानी जो ट्राईवैलेंट है यानी 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला दें। तो जब ऐसा करेंगे तो एक तरफ आपके पास एन टाइप का अर्धचालक बन जाएगा और एक तरफ आपके पास पी टाइप का अर्धचालक बन जाएगा। इस तरह से, और पी और एन दोनों के बीच में जो उनका संधि होगा उसी को हम बोलेंगे पी एन जंक्शन यानी पी एन संधि, और इस प्रकार अपना पी एन संधि डायोड तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पी एन संधि डायोड होता क्या है, इसमें एक अर्धचालक युक्ति जिसमें एक और ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता तथा दूसरी ओर दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। अधिकता होती है। पी एन संधि डायोड कहलाता है। जब आपने ऐसा किया तो हुआ क्या, ये एक क्रिस्टल लिया निज अर्धचालक का और इसमें एक तरफ आपने पी टाइप बना दिया और दूसरे तरफ एन टाइप। कैसे, यहाँ पर आपने 3 संयोजकता वाला, यहाँ पर 3 संयोजकता वाला अपमिश्रण मिलाया और दूसरे तरफ आपने क्या किया, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिला दिया। तो इस तरह से 3 संयोजकता जिधर मिलेगा वो पी टाइप बन जाएगा, पी क्षेत्र, और इधर एन क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि इधर
किसकी अधिकता हो जाएगी, इधर कोटरों की संख्या अधिक हो जाएगी और इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा करोगे तो इधर धनावेश बढ़ेगा और इधर ऋणावेश बढ़ेगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन और कोटर हैं इनका आवागमन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और कोटर उधर जाएंगे और एक दूसरे में डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, विसरित होना शुरू हो जाएंगे। तो इधर इस क्रिस्टल की बात करें अगर हम, ये क्रिस्टल है, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, ये धनावेश धनायन है इधर, ये कहाँ से आएंगे अभी पता चलता है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ के इनके साथ जुड़ेंगे, ऋणायन, यहाँ पर इनके साथ कोटर, ये कोटर हैं। तो जैसे ही ऐसा करोगे तो पी टाइप के कोटर इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के साथ डिफ्यूज होंगे और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, कोटरों के साथ डिफ्यूज होकर के इस तरह से डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये आगमन होता रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर बीच में क्या होने वाला है, इधर के जो कोटर हैं इधर पहुँचेंगे और इधर के इलेक्ट्रॉन इधर पहुँचेंगे, इस प्रकार से। जी, कोटर इधर पहुंच गए धनावेशित और इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों आपस में मिल करके क्या करेंगे, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक संधि बन जाएगी और यहाँ पर एक, देखो इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे इंट्रिंसिक फील्ड बोलते हैं और इसका जो डायरेक्शन होता है वो एन टाइप से पी टाइप की ओर होता है और इस तरह से ये एक परत बन जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि इसकी वजह से यहाँ पर एक वोल्टेज भी डेवलप हो जाएगा इसके और इसके सिरे के बीच, और इस वोल्टेज के कारण अब ना तो इधर से कोई कोटर उधर जा पाएगा, ना इधर का कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएगा। तो इनके बीच का जो वोल्टेज डेवलप होगा, इस वोल्टेज को बोलेंगे हम विभव प्राचीर। विभव प्राचीर, इस प्राचीर विभव या स्तब्ध विभव, कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं इसको। तो इस वोल्टेज के कारण अब क्या होगा, ना तो इधर पी क्षेत्र के होल्स कोटर इधर जा पाएंगे, ना एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएंगे। यहाँ पर इस परत को, जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन है ना ही कोई कोटर है, ये आपस में कंबाइंड हो गए हैं, संधि का निर्माण कर लिए हैं, इस वाले परत को कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये जो परत आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं अवक्षय परत। अंग्रेजी में कहते हैं डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन, ठीक है। डिप्लेशन रीजन में कोई नहीं होता, ना इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ना ही कोटर, यानी कोई भी चलनशील उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों और कोटरों का आगमन बंद हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, यानी इसमें वो ख़त्म हो गया, आवागमन खत्म हो गया, यानी आवेश का चालन खत्म हो गया। तो इस तरह से अब इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने वाली है, ठीक है, जब तक आप इसको हटाओगे नहीं, इस अवक्षय परत को समाप्त नहीं करोगे, तब तक अब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। तो देखो पी एन संधि,
निर्माण के बाद आवेश वाहकों का संधि के इधर उधर आवागमन बंद हो जाता है। अतः बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। है ठीक है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस को याद रखिएगा कि जैसे ही आप एक तरफ 3 संयोजकता वाला आप द्रव्य मिलाते हो और दूसरे तरफ 5 संयोजकता वाला आप द्रव्य मिलाते हो तो एक क्षेत्र में कोटरों की संख्या बढ़ जाती है और दूसरे क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है जो चलनशील होते हैं। तो इसकी वजह से जो कोटर हैं पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में डिफ्यूज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन वो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं और इसमें डिफ्यूज होते हैं। सेंटर पर बीच में क्या होता है? बीच में कोटर जो है वो इधर एन क्षेत्र में और जो इलेक्ट्रॉन है वो पी क्षेत्र में आकर इस तरह से ये डिफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं इस तरह से। और इसके फलस्वरूप क्या होता है? यहाँ संधि पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इसका मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यहाँ पर एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है जिसे कट ऑफ वोल्टेज या फिर विभव प्राचीर कहते हैं। अब इसमें इस परत को जिसके बीच ये विभव प्राचीर बना है, जहाँ पर ना तो कोई यानी यहाँ पर कोई भी आवेश वाहक उपलब्ध नहीं है, ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर, क्योंकि ये सब डिफ्यूज हो चुके हैं। तो इस परत का नाम है अवक्षय परत। ठीक है। ये जो अवक्षय परत होता है ये यहाँ से ये जो रीजन है डी से इसको लिख दें तो यहाँ पर जो अवक्षय परत होता है, अवक्षय परत ये 10⁻⁻6 मीटर ये इसकी चौड़ाई होती है। 10⁻⁻6 मीटर जिसे आप 1 माइक्रोमीटर भी कहते हो, 1 माइक्रोन कहते हो। फिर आता है कि यहाँ पर जो विभव प्राचीर बना है, विभव प्राचीर ये भी याद रखने वाली बात है। विभव प्राचीर अगर सिलिकॉन है तो 0.7 और अगर आपके पास जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के लिए 0.3। ठीक है। तो ये 0.3 वोल्ट है किसके लिए? ये है जर्मेनियम के लिए और 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। याद रखने वाली चीज़ है ये विभव प्राचीर। तो इस तरह से अपना संधि डायोड तैयार हो गया।